अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उसी शाम मैं पुशाली से मिला और उसे डोगरा से होने वाली मुलाकात की तफसील बताकर राय देने को कहा। वो ज़रा सी मेरी तरफ झुकी और धीमी आवाज़ में बोली, हम उस हिंदू डोगरे को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त तुम्हारे काबू में है। मैं सिगार का कश लगाते लगाते रुक गया। किस तरह? मैंने बेचैनी से पूछा। पुशाली ने मुझे एक ऐसी स्कीम बताई जिस पर अमल करने से कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए दुश्मन का जवाबी हमले का खतरा टल सकता था। लेकिन यह स्कीम इस एतबार से बेहद खतरनाक थी कि अगर हिंदू फौजी को हम पर ज़रा सा भी शक हो गया तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मैंने चंद लम्हे गौर किया और पुशाली की इस स्कीम पर अमल करने को तैयार हो गया। वहीं बैठे बैठे पुशाली ने सारी तफसीलात तय कर ली और मुझे शहर से बाहर जमुना किनारे उस खंडर का पता भी बता दिया जहाँ उसे आधी रात को लक्ष्मी देवी के रूप में जाहिर होना था। रात 11:15 बजे मैंने जोगियों के लिबास वाला ब्रीफकेस उठाया और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके गैराज की तरफ बढ़ा। नेपाली चौकीदार कुछ फासले पर बरामदे में टहल रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं एक सरकारी काम से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ देर हो सकती है। मेरा रुख भैरू जी के मंदिर की तरफ था। गाड़ी को उस फासले पर खड़ी करके मैंने जोगियों वाला लिबास पहना, माथे पर विष्णु भगवान की 3 सफ़ेद लकीरें डाली और हाथ में निस्वारी मनकू की माला लिए भैरू जी के मंदिर की तरफ चला जो खाली खाली लग रहा था। सिर्फ दोनों कर मंदिर की ड्योढ़ी के अंदर बैठे ऊँग रहे थे। मेरी नज़रें फौजी को ढूंढ रही थी। आखिर वो नजर आ गया। मंदिर के दलान में वो एक सतून के पास घुटने टेके हाथ जोड़े आंखें बंद किए बैठा राम नाम कर रहा था। मैंने करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम बड़े सौभागी हो। लक्ष्मी देवी ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और तुम्हें अपने पास बुलाया है। डोगरा फौजी मुझे देखते ही पाँव छूकर उठ खड़ा हुआ। मैं उसे जल्दी से मंदिर के अंधेरे कोने में ले गया। मैंने उसे बताया कि ज्ञान ध्यान के दौरान लक्ष्मी देवी मेरे सामने आ गई और कहा कि जिस बालक को तुमने भैरू जी के मंदिर में राज भजन के लिए भेजा है, मैंने उसकी प्रार्थना कबूल कर ली है और अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि उसे लेकर जमुना पार वाले खंडर में आ जाओ। मैं खुद अपने पुजारी को दर्शन दूंगी और उसे बताऊंगी कि उस पर मेरी दौलत की बारिश किस तरह होगी। हिंदू डोगरा फौजी तुम्हारे खुशी के मेरे आगे पीछे पीछे जा रहा था। उस वक्त मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। मैंने सख्त ताकीद की कि वो खामोश रहे। लक्ष्मी देवी दर्शन के बाद जो कुछ कहे उसे गौर से सुने और उस पर अमल करे ताकि वो दौलत से मालामाल हो सके। जमुना पार का खंडर ज्यादा फासले पर नहीं था। सारा इलाका सुनसान और खंडर तरीके में डूबा हुआ था। मैं उसे खंडर के तरीक दरवाजे पर ले आया। डेवड़ी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पौशाली को लक्ष्मी देवी के रूप में उसे डेवड़ी से नमदार होना था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि पौशाली ने यहाँ आने और लक्ष्मी देवी का रूप बदलने का क्या इंतजाम किया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो हर मरला कामयाबी से तय करेगी। हिंदू फौजी मेरे साथ लगकर हाथ बांधे खड़ा था। फर्त अकीदत से उसका दुबला पतला जिस्म जैसे कांप रहा था। मैंने उसके कान में सरगोशी किया, अपने मन में हरे राम हरे कृष्ण का 7 बार जाप करो। लक्ष्मी देवी तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकाशित होगी। ज़ईफ उलतकाद हिंदू टोकरे ने आंखें बंद कर लिया। मैंने डेवड़ी के अंदर देखा। वहाँ ऐसे रोशनी हुई जैसे किसी ने छोटी टार्च रोशन करके बुझा दी हो। मैं समझ गया कि पोशाली दर्शन देने के लिए तैयार थी। मैंने हिंदू डोगरे के कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, मोरा आंखें खोल, सामने देख, लक्ष्मी देवी तुझ पर मेहरबान होकर दर्शन देने वाली है। हिंदू के जोड़े हुए हाथ कपकपा रहे थे। उसने आंखें खोल दी। मैंने मंसूबे के मुताबिक जरा ऊंची आवाज में एक श्लोक पढ़ा। इसके साथ ही टार्च की रोशनी हो गई। ये ऐसी रोशनी थी जिसे पुशाली ने छोटी टार्च रोशन करके किसी ईंट के साथ ऊपर के रुख को रख दिया। उस हल्की रोशनी में खंडर के सामने वाली दीवार की शिकस्त ईंटें नजर आने लगी। फिर घुंघरू के छन छन की आवाज़ सुनाई दी और फिर रोशनी में एक ऐसी खूबसूरत औरत नमूदार हुई जिसने सर पर सुनहरी ताज पहन रखा था। कांधे पर सियाह बाल लटक रहे थे और चेहरे पर लगी हुई मुकेश के कशां की तरह चमक रही थी। मैंने संस्कृत के श्लोक बुलंद आवाज में पढ़े, हाय लक्ष्मी देवी, हाय माता, तेरा बालक तेरे चरणों में आ गया है, अब इस पर अपने खजाने के मुंह खोल दे। हिंदू डोगरा फटी फटी आंखों से लक्ष्मी देवी की चमकीली सूरत को देख रहा था। तब पोशाली लक्ष्मी देवी की आवाज़ आई, मैं अपने पुजारी के बुलाने पर उस पर अपनी दौलत निछावर करने आई हूँ। बालक, तेरी तपस्या मैंने स्वीकार की है।
मैं तुझ पर महाराजा अशोक के खजानों के भंडार का मुंह खोल रही हूँ, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। हिंदू डोगरे की तो दहशत के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने उसकी तरफ से कहा, लक्ष्मी देवी तेरी शर्त ज़रूर पूरी करेगा। तब पुशाली ने अपनी बैठी हुई आवाज़ में ऐसा ऐसा बोलना शुरू किया, बालक सुन, 7 धष्ट तेरे दुश्मन हैं। जहाँ तू रहता है वहाँ रात को पहरा देते हैं। मैं गगन मुंडल से उनके लिए देवताओं का सोमरस लाई हूँ। कल रात ये सोमरस उनको पिला दे, तेरे 7 दुश्मन सो जाएंगे। तब मैं महाराजा शुल्क के हीरे जवाहरात का भंडार लेकर तेरे पास कले में आ जाऊंगी। ये ले सोमरस। पोशाली ने ऐसा से हाथ उठाकर चांदी की एक सुरमैदानी हमारी तरफ लुढ़का दिया। मैं जानता था कि इसमें बेहोशी का केमिकल है। मैंने जल्दी से सुरमैदानी उठा लिया। हाय माता तेरी जय हो, तो अपने बालक को दौलत से माला माल करने आई है, परंतु इसे निशानी के तौर पर अपने भंडार में से कुछ अर्पण कर दिया। पोशाली ने दूसरा हाथ हमारी तरफ बढ़ाया और आलू बुखारे जितने 2 नकली हीरे हमारी तरफ लुढ़का दिए। महाराजा अशोक के भंडार में से ये 2 जवाहरात मेरे बालक को दे दिया। इसे कह दे कि अभी इन पर किसी की नज़र न पड़े, अगर पड़ गई तो ये अंगारे बनकर जल जाएंगे। अब मैं जाती हूँ। दौलत का भंडार लेकर कल आधी रात के बाद कले में अपने बालक को अर्पण करने आऊंगी। जय हो विष्णु भगवान की। हरे कृष्ण हरे राम। पोशाली ने टार्च की रोशनी बुझा दी तो दीवार पर अंधेरा छा गया। डोगरा फौजी का सारा बदन कांप रहा था। मैंने जल्दी से उसे साथ लिया और खंडर से बाहर आ गया ताकि पोशाली को वहां से निकल जाने का मौका मिल जाए। बालक तेरी किस्मत खुल गई है, मैंने धीरे से उसे मुखातिब किया। कल आधी रात के बाद तू इस किस्म के अनमोल हीरों के इतने बड़े भंडार का मालिक होगा कि दिल्ली में एक शानदार महल बनवा सकेगा। परंतु लक्ष्मी देवी ने जिस 7 धष्टों के बारे में कहा है, उन्हें सोमरस पिलाकर मदहोश करना जरूरी है। इसके बाद ही लक्ष्मी देवी तेरे लिए दौलत का भंडार लेकर दर्शन देगी। हिंदू डोगरे ने कप कपाते हुए हाथों से सोमरस यानी बेहोशी के केमिकल वाले सुरमैदानी थाम लिया। मैंने हीरे भी उसे थमा दिया। गुरुदेव आपने मुझे निहाल कर दिया। जैसा लक्ष्मी देवी माता ने कहा है वैसे ही करूँगा। उसने रोते हुए मेरे पाँव पकड़ लिया। मैं भागी हूँ, आपने मुझे निहाल कर दिया गुरुदेव। मैंने उसे ऊपर उठाया और कहा, आप मेरी बात गौर से सुन। कल रात लक्ष्मी देवी के दर्शन देने से पहले मैं किसी जगह मौजूद हूँगा। कल मैं जहाँ तू दिन को पहरा देता है वहाँ रात को पहरा देने वाले तेरे 7 साथी ही तेरे दुश्मन हैं। जब तक वो होश में रहेंगे लक्ष्मी देवी तेरी दौलत लेकर नहीं आएगी, तो उन्हें चाय में ये सोमरस मिलाकर पिला देना। इसके पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। तब लक्ष्मी देवी दर्शन देकर तुझे महाराजा अशोक का अनमोल खजाना अर्पण कर देगी। क्या तू इस काम के लिए तैयार है? अगर नहीं तो अभी बता दे, ताकि मैं ये हीरे और सोमरस तुझसे वापस ले लूँ। हिंदू डोगरा फौजी दोबारा मेरे पाँव पर गिर पड़ा। मैं लक्ष्मी माता की शर्त पूरी करूँगा गुरुदेव। मैं 7 धष्टों को सोमरस पिलाकर सुला दूंगा। मैं उसे भैरू जी के मंदिर तक छोड़ने आया। रास्ते में मैंने उसे मजीद पक्का कर दिया। उसे रवाना करके मैंने कपड़े बदले और गाड़ी स्टार्ट करके मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। दूसरे रोज़ मैंने सुबह सुबह पोशाली को फ़ोन किया। वो बोली, मैं तुम्हें खुद फ़ोन करने वाली थी। आज शाम तुम्हारी मेरी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। मैं ठीक उसी जगह पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जहाँ एक रोज़ पहले मिले थे। मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शाम 6 बजे मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में पहुँच गया। पोशाली मेरे सामने थी। चाय आने तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर हमने काली रात का वाक़या छेड़ दिया। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। पोशाली चाय बनाते हुए बोली, अब आगे तुम्हारा काम शुरू होता है और ये काम तुम्हें इंतहाई होशियारी से करना होगा। तुम अपने साथ असलिया नहीं ले जा सकते, लेकिन तहखानों की सलाखों को उखाड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार होना ज़रूरी है। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? मैं भी कल से इस पर गौर कर रहा था। चुनाचे मैंने कहा, कले में गोली भी नहीं चलाई जा सकती। वहाँ ऊपर वाली मंजिल में पूरे ब्रिगेड ने छावनी डाल रखी है। मेरे पास कोई ऐसा रिवॉल्वर या पिस्तौल नहीं है जिस पर साइलेंसर लगा हुआ हो। मुझे अपने बाजू पर ही भरोसा करना होगा, लेकिन तुम्हें अपने साथ कोई ऐसे हथियार ज़रूर ले जाना होगा जिसकी मदद से तुम तहखाने के रोशनदान की सलाखें उखाड़ सको। पोशाली ने मशवरा दिया, यह इंतज़ाम मैंने पहले ही कर रखा था। यह लोहे का तकरीबन 2 फुट लंबा टुकड़ा था जिससे लकड़ी की पेटियों की पतरियाँ उखाड़ी जाती थीं।
یہ आंकड़ा मुझे अपने गैराज में पड़ा हुआ मिल गया था। मैंने इसके बारे में पोशाली को बताया तो वो कहने लगी, हमें अभी तो यही उम्मीद है कि डोगरा फौजी वैसे ही करेगा जैसे मैंने उसे कहा है, लेकिन तुम्हें किसी गड़बड़ के लिए तैयार रहना होगा। मैंने चाय की खाली प्याली मेज़ पर रखते हुए सिगार सुलगा लिया। मैं हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार होकर जाऊंगा। डोगरे का क्या करोगे? वो तो होश में होगा, पोशाली ने पूछा। उसकी ज़िंदगी का चिराग तो सबसे पहले गुल करना होगा। न जाने क्यों मुझे ये हिंदू फौजी बिल्कुल अनाड़ी लगता है। कहीं अपने साथियों को चाय में बेहोशी का केमिकल पिलाते वक्त घबरा कर भाड़ा न फोड़ दे। हमारी किस्मत है, हमने दांव लगा दिया है। अब पाव 12 या 3 काने, इसके सिवा चारा भी क्या है? वैसे मैं उस पर नज़र रखूंगा, मैंने पोशाली को इत्मीनान दिलाकर कहा। इस केमिकल की बेहोशी का वक्त कितना है? जब उसने मुझे बताया कि इसका एक कतरा अगर 7 आदमियों को पिला दिया जाए तो वो कम अज़ कम 4 घंटे तक बेहोश रहेंगे। सुरमेदानी में कम अज़ कम निस्फ ग्राम केमिकल मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो अगले रोज़ रात गए तक होश में नहीं आएंगे। तुमने रोशनदान का करीब से जायजा लिया है क्या? वैशाली ने अगला सवाल किया। क्या तुम्हारे अहनी अनकड़े से उसका चौकट्ठा उखड़ जाएगा? मैंने उसकी तरफ ज़रा झुकते हुए कहा, रोशनदान कदीम वक्तों का है, इसलिए उसे उखाड़ने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह भी तो मुमकिन है कि जिस सेफ में चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म रखी है उसमें बिजली का करंट छोड़ दिया गया हो। वैशाली ने नया नुक्ता उठाया। बिजली के करंट से महफूज रहने के लिए मेरे पास रबड़ के दस्ताने होंगे, जबकि एनी सेफ को खोलने के लिए लोहे का अनकड़ा मेरी मदद करेगा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। तुम बाज़ अहमकाना बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। खिलाफ तवक्को पोशाली मुझ पर बरस पड़ी। अनकड़े का ख्याल दिल से निकाल दो। अव्वल तो तुम्हें सेफ के कंप्यूटर ताले को तोड़ने के लिए पिस्तौल साथ ले जाना चाहिए। अगर कहीं से पिस्तौल हासिल नहीं कर सकते तो फिर वहीं से किसी भी होश फौजी की ब्रेन गन अपने साथ लेकर तय खाने में उतरना होगा। ब्रेन गन का एक ही ब्रस्ट यानी सेफ के ताले को उड़ा कर रख देगा और तय खाना होने की वजह से ब्रस्ट की आवाज़ बहुत कम बाहर निकल सकेगी। पोशाली ने बड़ा अच्छा नुक्ता समझाया था। मैंने उसी तरीक़ाकार पर अमल करने का फैसला कर लिया। इसके बाद कुछ देर हमने अपने मिशन के बारे में मज़ीद बातें की और फिर एक दूसरे से जुदा हो गया। दूसरे रोज़ सुबह पोशाली ने मुझे चाबी पहुंचा दी, जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि उसकी मदद से मुझे अपने ऑफिस के खुफिया रिकॉर्ड रूम का ताला खोलकर चाणक्य प्लान फाइल देखनी थी। इस काम के लिए ऑफिस टाइम के बाद का वक्त मौजूद था। चुनाचे मैंने सुबह ही से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास फाइलों का अंबार जमा हो गया है। आज छुट्टी के बाद शाम तक ऑफिस में बैठकर उन सब को डिस्पोज करूंगा। लेकिन अपने यार बास तिवाड़ी से मैंने इसका जिक्र न किया। 4 बजे मिस्टर तिवाड़ी और विश्राम काम ख़त्म करके चले गए। मैंने अपने मातहतों को भी रुखसत कर दिया और ख़ुद मेज़ पर फाइलें रखकर बज़ाहिर बड़े इन्हमाक से काम में मसरूफ़ हो गया। जब मैंने महसूस किया कि ऑफिस के बरामदों में गहरी खामोशी छा गई है तो मैं उठकर बाहर आया। 5 बज रहे थे और सिर्फ चौकीदारी दफ्तर में रह गया था। वो चाबियों का गुच्छा कमर से लटके कमरों को ताले लगाता इधर उधर मंडला रहा था। मैंने उसे 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया और चांदनी चौक वाली एक ख़ास दुकान से सिगार मंगवाने के लिए भेज दिया। उसके जाने के चंद मिनट बाद मैं खुफिया तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दीवारों के साथ अलमारियां लगी थीं जो फाइलों से भरी हुई थीं। यह तमाम की तमाम महकमा दिफा, फ़िज़ाया, बहरिया, बर्री अफ़वाज और भारत के खिलाई प्रोग्राम के मनसूबों की खुफिया फाइलें थीं। मैं तमाम अलमारियों के तालों के डिजिटल कोड जानता था। मेरा रुख उस अलमारी की तरफ था जिसके अंदर चाणक्य प्लान की फाइल रखी थी। 7 बार मुख्तलिफ हिस्सों के बटन दबे तो अलमारी का ताला खुल गया। मैंने फाइल निकाली। यह 7-8 कागजात पर मुश्तमिल एक पतली सी फाइल थी। मेरी नज़रें कमज़ोर से बल्ब की रोशनी में इस अमर की तस्दीक की तलाश में थीं कि चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म और ब्लू प्रिंट लाल कले वाले अजैब घर के तहखाने में ही है। फाइल के एक नीले रंग के कागज़ पर कोड अल्फाज में दर्ज था कि मैक्रो फिल्म लाल किले में ही है। तहखाने का नाम यहाँ नहीं लिया गया था। मैंने जल्दी से फाइल बंद करके अलमारी में रखी और ताला बंद करके बाहर निकल आया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। मैंने इधर उधर देखा और यूं सीटी बजाता रुमाल से मुंह साफ करता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा जैसे मैं बाथरूम से मुंह हाथ धोकर बाहर निकला हूँ। 3:30 बजे सजाता मेरे दफ्तर में आ गई। मुझे उस वक्त बहुत जहर लगी। कम बखत फ़ोन किए बगैर चली आई थी।
मैं उससे खंदा पेशानी से मिला और अचानक यूं आने की वजह पूछी। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, कल अखबार में जिस औरत की खुदकुशी की तस्वीर छपी थी, मुझे यकीन है कि वो औरत ओशा ही थी जिसने तुमसे मिलने की ख्वाहिश की थी। तुमने अखबार में उसकी तस्वीर ज़रूर देखी होगी। सजाता ने जवाब दिया, अखबारों में रोज़ किसी न किसी की खुदकुशी की खबर छपती ही रहती है। मैंने बेनियाजी से कहा, मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ होता है सजाता डियर। और सुनाओ, क्या तुम सिर्फ यही इतला करने मेरे पास ही हो? हम कमरे में अकेले थे। सजाता ने बड़ी मोहब्बत से अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। किशन डियर, सच जानो मैं तो तुमसे मिलने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। मैंने दिल ही दिल में कहा कि किसी दिन मुझे लेना डूबे, लेकिन मुंह से आवाज़ कुछ और निकली थी। मेरा भी यही हाल है सजाता, मैंने कहा। और फिर चंद महीनों की बात है, तरक्की होते ही हम एक दूसरे से ब्याह के बंधन में बन जाएंगे। सजाता ने नाराज होकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे तुम्हारी तरक्की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किशन चाहिए, और बस है। मैंने उसे समझाया कि ब्याह शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता, इसमें बहुत सी बातें पहले से सोचनी पड़ती हैं। शादी के बाद बच्चों की परवरिश और देखभाल के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। चलो उठो, हम मशूका में फ़िल्म देखने जाएंगे। मैं घर के यही हूँ कि किशन के साथ मैडनी शो देखने जा रही हूँ। उस रोज़ सजाता के साथ फिल्म या किसी भी जगह पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो तो मेरे मंसूबे पर अमल की रात थी। और अभी मुझे बाजार से नैलून की रस्सी और चेहरे पर लकीरें डालने के लिए स्याह पेंट भी खरीदना था। मैंने सजादा से पहले तो मोहब्बत का मुजाहरा किया और फिर उसे इस बात पर राज़ी कर लिया कि हम कल मैडनी शो देखने जाएंगे। वो राज़ी हो गई। 4 बजे मैं उसे साथ लेकर ऑफिस से बाहर निकला, उसे उसकी कोठी पर छोड़ा और खुद बंगले पर जाने की बजाय अंदरून शहर रवाना हो गया, जहाँ से मुझे अपने काम की अशिया खरीदनी थी। घर आकर मैंने तैयारी की और टैक्सी लेकर लाल किले पहुँच गया। आज गाड़ी में साथ नहीं लाया था। सूरज गरूब हो चुका था और किले की बुर्जों पर शफक की लाल सुर्खी चमक रही थी। मैंने टिकट लिया और किले में दाखिल होकर मोती मस्जिद की तरफ आ गया। इस दौरान मैंने दरख्तों के पास फौजी कैंप को देखा। मुझे अपना मतलूबा डोगरा फौजी तो दिखाई ना दिया, मगर दूसरे फौजी खेमे के बाहर बैठे चाय पीते जरूर नजर आए। 2 फौजी तहखाने के एक छोटे दरवाजे के बाहर पहरे पर खड़े थे और एक फौजी म्यूजियम की दीवार के पहलू में रोशनदान के सामने ब्रेन गन लिए टहल रहा था। उस रोशनदान से मुझे तहखाने में दाखिल होना था। 7 बजे शाम लोगों ने किले से बाहर जाना शुरू कर दिया। किले के गार्ड लोगों को दरवाजे की तरफ चलने का इशारा कर रहे थे। लाल किला काफ़ी बड़ा है, वहाँ मैं किसी जगह भी छुप सकता था। चुनाचे मैं एक अंधेरे शाही हमाम में छुप कर बैठ गया। मेरी कलाई पर घड़ी की सुइयां चमक रही थीं। कुछ देर तक बाहर से आदमियों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। मैंने 2 फुट लंबा आंकड़ा निकाल कर अपने पास ही संगे मरमर के फर्श पर रख लिया। यह इंतज़ार बड़ा सब्र तलब था, मगर मुझे इस किस्म के असाब शिकन इंतज़ार की मश्क थी। मैं सिगरेट अपने साथ नहीं लाया था, क्योंकि सिगरेट पीने से खांसी आ सकती थी। तहखाने के बाहर वाली फौजी पगड़ पर शाम तक खामोशी और आल कलियार की जो फिजा तारी थी, इससे यही अंदाज़ा होता था कि हिंदू डोगरा ने अभी तक मेरे बारे में उन्हें नहीं बताया। अगर वो अपने कैंप कमांडर या किसी दूसरे फौजी को बता देता तो अब तक मिलिट्री पुलिस किले में मेरी तलाश शुरू कर चुकी होती। लेकिन इस बात का इम्कान भी था कि मुखबरी की सूरत में मिलिट्री पुलिस रात 12 बजे मौका वारदात पर मेरे आने का इंतज़ार करती और मुझे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता। इस जहनी तनाव की हालत में अंधेरे शाही हमाम के ठंडे और खाली कमरे के कोने में बैठा तरह तरह के वसवसों में घिरा हुआ था। किसी वक्त ख्याल आया कि मैंने और पोशाली ने एक हिंदू फौजी पर भरोसा करके हमाकत का सबूत दिया है। किसी लम्हे ख्याल आया कि नहीं, हिंदू फौजी के जहन पर लक्ष्मी देवी का असर बिल्कुल मुहित है। वो अपनी आंखों से लक्ष्मी देवी के दर्शन कर चुका है और अब जबकि लक्ष्मी देवी ने उसे 2 हीरे भी अता कर दिए हैं, तो वो अपने अहद पर कायम रहेगा और इधर उधर नहीं होगा। बहरहाल कुछ भी हो, हमने अनाड़ीपन का सबूत ज़रूर दिया था। रात के 9 बजे मैंने जेब से स्प्रे गन निकाली और अपने चेहरे को कैमोफ्लेज करने के लिए आड़ी तिरछी लकीरें बनाकर स्प्रे गन वहीं फेंक दिया। बारीक दस्तानों की वजह से स्प्रे गन पर मेरी उंगलियों के निशान पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब मेरी कलाई की घड़ी ने रात के 11 बजे तो मैं शाही हमाम से बाहर निकल आया। किले के सारे तख्तों पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। थोड़े थोड़े फासले पर खंभों पर ट्यूबलाइट्स रोशन थी, मगर दरख्त के नीचे अंधेरा था।
वहाँ से तय खाने वाली फौजी पलटन का खेमा ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने एक बाड़ की ओर से सर निकाल कर माहौल का जायजा लिया। उस वक्त उधर कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा था। सारा इलाका सुनसान था। मैं झुककर उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा जिसके ऊपर बैठकर मुझे हिंदू फौजी की कार्रवाई का मुशाहिदा करना था। दरख्त के करीब पहुंचकर मुझे फौजियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उस वक्त खेमे के बाहर एक फौजी तो बरेन गन लिए पहरे पर खड़ा था। बाकी 3 फौजी लकड़ी के खोखों पर बैठे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। ज़रा देर बाद उनमें से एक अंगड़ाई लेकर उठा और खेमे के अंदर चला गया। तय खाने के दरवाजे पर 2 सिपाही मुतय्यन थे। पहलू वाली दीवार के रोशनदान के आगे भी एक सिपाही बरेन गन लिए टहल रहा था। मेरा इरादा दरख्त पर चढ़ने का था, लेकिन पत्तों की खड़खड़ हिंदू फौजियों की तवज्जो दरख्त की तरफ मबजूल हो सकती थी। इसलिए मैंने उसी जगह छुपे रहने का फैसला कर लिया और गार्डिनिया की बाड़ के पीछे सिमट कर शाखों से फौजियों की निगरानी करने लगा। मुझे अपना हिंदू डोगरा फौजी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे लक्ष्मी देवी की हिदायत के मुताबिक ठीक आधी रात को सोमरस वाली चाय की चनक लेकर आना था और अभी 12 बजने में पौन घंटा था। खुदा खुदा करके रात के 12 बजे तो मेरी बेचैन नजरें मलगजे अंधेरे में खैमे के बाहर बैठे 2 हिंदू फौजियों पर जम गई। एक सिपाही पहरे पर था। जो फौजी खेमे के अंदर गया था अभी तक बाहर नहीं आया था। अब खोखों पर बैठे हुए फौजी भी उठकर इधर उधर टहलने लगे। उनके कंधों से बरेन गन्ने लटक रही थीं। मेरी बेचैन नजरें हिंदू फौजी डोगरे की आमद की मुंतजर थीं, मगर वो कम बखत अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो मुझे खेमे के पीछे से आता दिखाई दिया। मेरा दिल जोर से धड़का। उसके हाथ में चाय की चैनक थी। उस चाय में उसने यकीनन सोमरस मिलाया होगा। अब चंद लम्हों में फैसला होने वाला था। हो सकता था कि चंद सेकंड बाद मैं डोगरा फौजी को हलाक करने के बाद रोशनदान का इन्हीं जगला उखाड़ रहा होता, और ये भी हो सकता था कि चंद सेकंड बाद वहाँ गोलियां चलने लगती और मैं अंधेरे में अंधाधुंध कले की फसील की तरफ भागता दिखाई देता। हिंदू डोगरा फौजी के हाथ में चैनक देखकर एक फौजी ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर मजाक से कहा, अरे पांडे, ये तू चाय कहाँ से ले आया जंगली?